फाइन। चलिए, तो आज हम लोगों की जो हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों की, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? आप सबको ये पता है कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? 3 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, बॉटनी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी। 3 है, BCZ यही होते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके हर एक का 3 पेपर है, सबके 3 पेपर हैं। चाहे आपकी केमिस्ट्री की बुक है, अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल 3 होती हैं। सेम आपकी जूलॉजी में होती है, जूलॉजी में भी क्या होती है आपकी 3 बुक्स होती हैं। और सेम अगर आपकी बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में भी कितनी होती हैं आपकी 3 बुक्स होती है। यही है बॉटनी। किसे कहते हैं? वनस्पति शास्त्र, यानी कि वनस्पति में किसके बारे में बात करनी है? प्लांट्स के बारे में बात करनी है, वनस्पति के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अगर इनकी 3 बुक्स की हम बात करें, बॉटनी की, कौन कौन सी 3 बुक्स हैं आपकी? 3 बुक्स, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। जिसमें से आपकी जो तीनों बुक्स हैं, इनमें किस किस के बारे में हमें बात करनी है? वो है आप लोगों की, पेपर फर्स्ट में आता है आपका सेल, सेकंड में आता है फंजाई और थर्ड में है एल्गी। नाम ये नहीं है बुक्स के, बुक्स के नाम ये नहीं है बच्चों, बुक्स के नाम है सेल बायोलॉजी, फंजाई बुक इसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, एल्गी इसका नाम है आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड लाइकेंस। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं आप लोगों की। तीनों बुक्स में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है? ठीक है, तीनों बुक्स में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, वो हम बात करें अगर आज। तो सबसे पहली है आपकी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने 12th में सबने सेल बायोलॉजी पढ़ी है भाई। और ये एक बात और मैं बता दूं बच्चों, ये बुक आपकी कॉमन है, यानी कि ये बुक आप लोगों की बॉटनी में भी है और यही बुक आप लोगों की जूलॉजी में भी है। ये कॉमन बुक है आपकी। सेल बायोलॉजी क्या है? आपको पता है, सेल के बारे में बायोलॉजी, यानी कि कोशिका के बारे में जानकारी, जिसमें हम हमारे सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वही सेम चीजें हैं जो आप लोगों ने किसमें पढ़ी, अपनी 12th में पढ़ी है। उनको बस थोड़ा और एनहांस्ड करके पढ़ना है, या मैं ये कहूँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि सेल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि हम वनस्पति की बात कर रहे हैं, तो वनस्पति की बात कर रहे हैं तो हम सेल वॉल की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है कि नहीं होती है? होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। कोशिका भित्ति एनिमल सेल में, या मैं कहूँ जीवाणु सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि वनस्पति कोशिका में या पादप की कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है आपकी कोशिका भित्ति सेल वॉल, उसके बाद आपने क्या, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद आपका जितना भी है माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, क्लोरोप्लास्ट है आपका, और जो भी चीजें हैं आप लोगों की, जैसे कि लाइसोसोम है आपका, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इतने सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल है यानी कि कोशिकांग है, इनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम इसमें और हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसका नाम भी यही है बच्चों, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, तो अगर मैं जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ और मेंडल का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि भाई? नहीं हो सकता। अगर हम बायोलॉजी की, बॉटनी की बात कर रहे हैं, बॉटनी में अगर हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं और मेंडल का नाम ना आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ग्रेगर मेंडल यानी कि मेंडल के भी हम इसमें पूरी जेनेटिक्स की इसकी बात करेंगे कि मेंडल ने क्या दिया था, मेंडल के क्या एक्सेप्शन थे, क्या अपवाद थे जो मेंडल ने नहीं लिए थे और उनको नहीं माना गया था।
जैसे लिंकेज है या जो भी चीज है, तो उन सब चीजों की बात हम इसमें करेंगे। और क्या बात करेंगे इसमें हम जेनेटिक्स में, इसमें हम सेल साइकिल की बात करेंगे। आप लोगों का पूरा सेल साइकिल इसमें दे रखा है, विद डिटेल आपको दे रखा है, जो आपने 12th में पढ़ा है, और कुछ उसका डिटेल आपको इसमें दे रखा है, जिसमें हम पूरा सेल साइकिल बात करेंगे। और हम इसमें क्या बात करेंगे, और इसमें हम आपके सारे जितने भी म्यूटेशन होते हैं, जैसे डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्जन, तो ये जितने भी है, डिलीशन, तो ये जितने भी आपके जो म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये होता है आपका पूरा सेल, यानी कि सेल के बारे में एक कंप्लीट स्टडी हम इस बुक में करते हैं। ठीक, ये वाली जो बुक है आप लोगों के बच्चों, ये कॉमन है, ये आपकी जूलॉजी में भी है ये वाली बुक, और यही बुक आपकी बॉटनी में भी है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा चीज जो है फंजाई। फंजाई क्या चीज है? माइक्रोबायोलॉजी। आप लोगों को पता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि स्टडी, और माइक्रोब मतलब जीवाणु, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु के बारे में जब हम उसका स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब हमारा होता है वो होता है हमारा फंगस। ठीक है ना? तो हम इसमें किसकी बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं हमारे माइक्रोब्स की, यानी कि हम फंगस की बात करेंगे। फंगस का पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि फंगस किस तरह से इन्फेक्ट करता है, कौन कौन से फंगस होते हैं, कौन कौन से फंगस, उन सारे फंगसों की हम बात करते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें अटैच है वो है आपका प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट। डेफिनेटली आपका इससे क्वेश्चन बनता ही है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। पहली बात तो अपने आप में एक यूनिट्स है इसकी, 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स में आपको ये फंगस के बारे में बात करनी है, और 2 यूनिट्स में हमें प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करनी है। और मैं ये कहूँ, अगर इस बुक से कोई भी चीज जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रखनी है, या आपके बाद में भी अगर जो चीज काम आती है, तो वो यही पार्ट है, प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी किसे कहते हैं हम? नुकसान, उसमें होने वाली बीमारियां, यानी कि प्लांट में होने वाली बीमारियां किसके द्वारा? माइक्रोब के द्वारा। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि फंगस के द्वारा होने वाली जो बीमारियां किसमें? प्लांट में, वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्लांट पैथोलॉजी। आगे बात समझ में आपको? प्लांट पैथोलॉजी में जैसे कि आप लोगों को आपने पढ़ा है आपके पोटैटो में, यानी कि आपके आलू में होता है। ठीक है, आलू के अंदर होने वाली बीमारियां, आपकी गेहूं में होने वाली बीमारियां, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है पक्सीनिया। पक्सीनिया के द्वारा होने वाली डिजीज है ब्लैक रस्ट डिजीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बड़ा डिटेल में दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो इसको रिपीट जरूर करता है। ठीक है ना, अगर आपके लास्ट ईयर में नहीं आया वो क्वेश्चन, तो डेफिनेट है वो इस ईयर आएगा क्वेश्चन। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर 1 साल के बाद एग्जामिनर उसे रिपीट करता है, कई बार तो कंटिन्यूसली रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम किस में बात करेंगे? आपकी इस बुक में, माइक्रोबायोलॉजी की बुक में। तीसरी बुक आपकी एल्गी। एल्गी क्या है? हम जानते हैं जो ग्रुप हैं, जो आपके प्लांट्स के ग्रुप हैं, उसको कैसे डिवाइड किया गया बच्चों? सबको पता है कैसे? हेलोफाइटा, हेलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है, क्या चीज चलती है? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हेलोफाइटा में एल्गी और फंजाई। हेलोफाइटा में क्या आते हैं हमारे? एल्गी और फंजाई, यानी कि ऐसे ग्रुप, ऐसे सदस्य जो कैसे होते हैं? जिनमें थैलस होता है, यानी कि सुकाय होता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, ऐसे प्लांट्स, ऐसे आपके मेंबर्स जो आपके स्टेम, रूट और लीव्स, इनमें डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ग्रुप, ऐसे मेंबर जो आपके रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके थैलोफाइटा, यानी कि थैलस जिसमें प्रेजेंट है। ठीक, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा थोड़े एडवांस्ड, जिसके अंदर हम कह सकते हैं एक लैक सिस्टम, यानी कि एक फॉल्स सिस्टम का आपका रूट का प्रेजेंट होता है, आपका स्टेम होता है,
और कुछ कुछ लीव्स जैसा डिफरेंशिएटेड होता है, पूरी तरह नहीं होता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट ईयर में क्या है आपका, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। एल्गी हम यहाँ पढ़ लेंगे और फंजाई हम यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म, ये आप अपने पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में और ये आप पढ़ेंगे अपने थर्ड ईयर में। तो इस तरह से आप अपने तीनों ईयर्स में इस पूरे प्लांट किंगडम को या इन पूरे प्लांट सिस्टम को आप कवर कर लेते हैं, जिसमें से ये आपने अब ये दोनों अभी पढ़ेंगे, ये दोनों सेकेंड ईयर में और वो आप थर्ड ईयर में, ठीक है ना। तो ये हो गई यहाँ पे क्लासेस, ये होता है इनका। अब इनको एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में इनका क्वेश्चनिंग कैसे होती है, तो शुरू में आपके आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहले आते हैं आपके जो एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, जिन्हें हम कहते हैं सबसे शुरू होते हैं वेरी शॉर्ट, फिर होते हैं शॉर्ट, जो थोड़े से बड़े होते हैं उनसे वेरी शॉर्ट से, और फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट एक एक नंबर के होते हैं, आधे आधे नंबर के होते हैं, जो आपके टू द पॉइंट आंसर होता है, ठीक है ना, टू द पॉइंट आपको आंसर करना आता है। शॉर्ट में क्या होता है, अगर 3 नंबर का है तो आप क्या करेंगे, उसे छोटा लिखेंगे, यानी कि मान लो 2 पेज में आपने उसे कंप्लीट कर दिया, या 1 पेज में भी कई बार बच्चे कंप्लीट कर देते हैं, आपने उसे कंप्लीट कर दिया। फिर आते हैं लॉन्ग। लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तो शायद आप लोगों के 6 मार्क्स के या 5 मार्क्स के 7 मार्क्स के आते हैं, तो इनको इनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि मान लो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे कोशिश करेंगे कि आप उसमें इतना मैटर आप उसे जोड़ सकें कि कम से कम 4 से 5 पेज आप उसमें भर सकते हैं बच्चों। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें जो चीजें होती हैं, मतलब कहने का मतलब है डिटेल। भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर क्या है, डिटेल है, डिटेल है, तो डिटेल में क्या करेंगे आप उसमें डिटेल में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बड़े होते हैं। तो ये बात हो गई आप लोगों की, इसके इंट्रोडक्शन क्लास की बात हो गई, इंट्रोडक्शन की बात हो गई कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक, कौन कौन सी हैं आपकी। इसके बाद जो हम आज शुरू कर रहे हैं, आपकी जो बुक हम आपकी शुरू करेंगे वो है आपकी एल्गी की बुक। सबसे पहला पार्ट जो हम आपका ले रहे हैं वो क्या है, आपका एल्गी, एल्गी वाली बुक। कोई सी बुक उठा सकते हैं भाई, एल्गी उठा ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, हम श्योर आपको नहीं होगी, तीनों बुक्स है, तीनों करनी है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी एल्गी की बुक की बात कर रहे हैं। एल्गी की बुक, एल्गी, एल्गी क्या है, एक थैलोफाइटा है। क्या है, थैलोफाइटा। ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, एल्गी क्या है, थैलोफाइटा है। एल्गी जो वर्ड है बच्चों, किससे लिया गया है, सीवीड, सीवीड, सीवीड यानी कि समुद्री खरपतवार। सीवीड का मतलब क्या होता है आपका, समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार मतलब कि समुद्र में पाई जाने वाली जो भी, उसमें आपने देखा होगा एल्गी जो होती है सबसे ज्यादा समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में ना कहीं किसी भी वाटर बॉडी में, यानी कि ऐसी होती है जो पूरे की पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेती है। आपने एक टर्म नाम सुनी होगी, एल्गल ब्लूम, सुनिए क्या बच्चों, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम यानी कि एल्गल ब्लूम कब कहते हैं, जब एल्गी का जो ग्रोथ है, ठीक है, इस शैवाल की जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये पूरे के पूरे वाटर बॉडी को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, पूरे के पूरे रिजर्वायर को, पूरे पूरे जल समुदाय को क्या कर लेती है, ऊपर से कवर कर लेती है। इतना ज्यादा कवर कर लेती है कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो तक उस प्लांट बॉडी, उस रिजर्वायर को क्या नहीं कर पाती, भेद नहीं पाती है, उसमें नीचे तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है आपकी एल्गल ब्लूम, यानी कि एल्गी यानी कि शैवाल की वजह से जब कोई भी रिजर्वायर, कोई भी वाटर बॉडी क्या हो जाए, इंटैक्ट हो जाए, इंटैक्ट यानी कि भर जाए, इतनी कि उसमें जो नॉर्मल कंडीशन है, सर्वाइविंग कंडीशन है, वो भी नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम। तो ये किसकी वजह से हो रही है, एल्गी की वजह से। खरपतवार है, ये कहीं भी उग जाती है, कैसे भी उग जाती है, तो इसीलिए एल्गी जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया है, सीवीड से लिया गया। एल्गी की अगर स्टडी की मैं बात करूं तो स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोस एंड लोगोस, इसको दो टर्म में से मिला हुआ है ये, फाइकोस और लोगोस। फाइकोस का मतलब हो जाता है एल्गी और लोगोस का मतलब हो जाता है बच्चों स्टडी, यानी कि एल्गी की स्टडी। आ रही बात समझ में, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग,
आपकी फाइकोस और लोगोस दो से मिलकर बना हुआ है, और फाइकोस का मतलब हो जाता है एल्गी और लोगोस का मतलब हो जाता है आपका स्टडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और क्या चीजें? और इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब यानी कि एल्गी के अंदर पाई जाने वाली कुछ चीजें। ठीक है, एल्गी के अंदर पाई जाने वाली आपकी कुछ चीजें, कि क्या क्या चीजें आपकी एल्गी की होती है, या कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एल्गी को डिफरेंशिएट करती हैं। मैम ठीक है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी एल्गी में पाई जाती हैं, या एल्गी। तो ये होती है बच्चों फाइल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि वो फीचर्स जो केवल एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, या मैं ये कहूँ वो फीचर्स जिसकी वजह से हमने एल्गी को थैलोफाइटा में रखा है, या मैं ये कह सकती हूँ वो फीचर्स जो एल्गी को पहचानने के काम आते हैं। क्या क्या चीज? पहला पहला क्या है एल्गी के बारे में? पहली ये है कि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं बच्चों। कैसी होती है? मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि ज्यादातर कैसी होती है? ये पानी में पाई जाती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो एक्वेटिक मोस्टली। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कैसी होती है? ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक होती है, आपको पता है हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो कौन करती है? एल्गी करती है, क्योंकि क्या है? ये ऑटोट्रॉपिक है। अच्छा, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है, ऑटोट्रॉपिक है, तो ये श्योर है कि ये कैसी है? इसके अंदर वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, कई सारे पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ पिगमेंट्स होगा। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर रिजर्व फूड। इसका क्या होता है? रिजर्व फूड। रिजर्व फूड यानी कि भोजन बनाने के बाद, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये अपनी बॉडी में जिस तरीके से उसको रखती है या उसको जमा करती है, वो क्या होता है? इसका रिजर्व फूड। ज्यादातर क्या होता है? स्टार्च होता है, लेकिन कुछ कुछ में अलग भी होता है। कुछ कुछ जैसे हम मेंबर पढ़ेंगे एल्गी के आगे, तो उसमें हम देखेंगे किसी में आपको ल्यूकोसिन मिलता है, किसी में आपको मैग्नीटॉल मिलता है। ठीक है ना? तो ये सारी, किसी में फैट मिलेगा, किसी में ऑयल मिलेगा, तो ये सब अलग अलग हमें रिजर्व फूड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई मैकेनिकल सिस्टम या कोई भी वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम यानी कि सॉरी, ऐसा कोई सिस्टम जो इसके क्या करे? इसके पूरे पार्ट को या इसके थैलस को क्या करे? सरवाइव करवा सके, या इसको खड़ा रख सके, मैं ये कहूँ, या इसको किसी भी हार्म होने से बचा सके, वो सिस्टम क्या होता है इसमें? मैकेनिकल सिस्टम वो नहीं होता। और वेस्कुलर सिस्टम जानते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम फ्लोएम, ये सारे भी वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये। इसके अलावा सेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें? सॉरी, या मैं कहूँ सेक्स ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ, सेक्स ऑर्गन्स हाँ होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते हैं। पहली चीज, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसिया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो उसमें नहीं होंगे। होते हैं, किसी में होते हैं। और कैसा हो सकता है? मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे तो हम ये कहते हैं कि एल्गी के अंदर जैकेट प्रेजेंट नहीं होती। जैकेट क्या चीज है? ये जैकेट नहीं है जो हम पहनते हैं, वो जैकेट नहीं जो सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन काम वही है। हमारी जैकेट हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि नहीं करती है? हम जैकेट क्यों पहनते हैं? बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, या बारिश से बचने, किसी भी चीज यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो वही सेम चीज जैकेट का इनमें भी होता है, यानी कि जैकेट्स क्या होती है? जो इनके ऑर्गन्स को क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेगी। ऑर्गन जैसे कि सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो उसके ऊपर जैकेट प्रेजेंट नहीं होती है, पहली चीज। लेकिन किसी किसी में आपको मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कारा,
कारा के अंदर आपको जैकेट देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी जैकेट में क्या अंतर होता है, इनकी जैकेट मल्टी सेलुलर नहीं होती है बच्चों, इनकी जैकेट मल्टी सेलुलर नहीं होगी। आगे बात समझ में, रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास। सेलुलर इसके अंदर जैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैकेट्स कैसी होती हैं इसकी, मल्टी सेलुलर नहीं होती। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, एल्गी के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से मिलता है, यानी कि वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है बच्चों, मोस्ट कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और एल्गी के अंदर फेवरेबल कंडीशंस में, एल्गी में जो कंडीशंस फेवरेबल होती है उस कंडीशन में वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है तो इस कंडीशन में जो नंबर होता है, एल्गी का जो नंबर होता है वो एक अनलिमिटेड क्वांटिटी से भी बनता है, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो हमें पता है जब कंडीशन हमारी फेवरेबल होगी, जब कंडीशन उसकी फेवरेबल होगी तो वो ऐसा रिप्रोडक्शन करना चाहेगा जिसमें उसका क्या करे, नंबर इंक्रीज करे। तो फेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करता है, अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि थैलस है, थैलस का पार्ट टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाए और ईच एंड एवरी पीस क्या करे, उसका एक नया मेंबर फॉर्म कर ले, तो उस कंडीशन को में होता है इसका क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। कई सारे हैं आपके में, कई सारे दे रखे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन है, हॉर्मोफोन्स, ये हम तब बात करेंगे जब हम बात आपका जो चैप्टर्स हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, ये कब होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में बात कर रही हूँ, तो फ्रेगमेंटेशन कब होगा, फ्रेगमेंटेशन होता है आप लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में जैसे धूप ज्यादा पड़ गई, ठीक है, तब वो बिखर गया, या किसी भी बाहरी प्रेशर, जैसे कि मान लो पानी के बहाव से, पानी के बहाव से जो उसका फिलामेंट है, जो थैलस है, वो क्या हो गया, टूट गया है और डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में टूट गया है। ठीक है, किसी एनिमल के प्रेशर से, किसी एनिमल ने खा लिया, तोड़ दिया, उसके पैरों से टूट गया, या जो भी चीज है उससे वो टूट गया, तब भी क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो एल्गी का थैलस छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है और ईच एंड एवरी पार्ट बिकम इनटू अ न्यू मेंबर। ठीक, तो वो हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज इज इन द अनफेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, हमेशा आपका अनफेवरेबल कंडीशन में ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंडीशन में हो सकता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन चीज ये होती है कि दोनों में स्पोर फॉर्मेशन होता है। पहली कॉमन चीज बता रही हूँ, डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, कॉमन बता रही हूँ। कॉमन चीज क्या है, दोनों में ही स्पोर फॉर्मेशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं, या मैं कहूँ गैमीट्स बनते हैं, और या मैं उसको स्पोर नाम दूं तो ज्यादा बेटर है आई गेस। ठीक है, गैमीट्स तो आई डोंट थिंक कि वो साउंड्स गुड। एसेक्सुअल अगर हम बोल रहे हैं, सेक्सुअल में हम उसको गैमीट्स नाम में भी दे सकते हैं, पर एसेक्सुअल में हम उसको कहते हैं जब स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन तक अगर हुआ है, तो स्पोर फॉर्मेशन, अगर स्पोर्स जर्मिनेट करें, अगर स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, अगर फ्यूज नहीं करते हैं, अगर उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर वो आपका जर्मिनेट कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, यानी कि दोनों जो अलग अलग स्पोर्स हैं, दोनों क्या कर जाएं, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्म कर लें, तो इस कंडीशन में बन जाता है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, अगर जब रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपका स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन स्पोर फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ना जाइगोट बन रहा है ना एम्ब्रियो बन रहा है, और स्पोर जर्मिनेट कर कर एक नया प्लांट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब दोनों गैमीट्स क्या हो रहे हैं, दोनों गैमीट्स फ्यूज्ड हो रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में आपको,
सबको? चल, वेरी गुड। तो ये हो जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और कैसे हो सकता है? रिप्रोडक्शन होने के भी 3 टाइप हो सकते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। होते हैं कि नहीं होते? क्या? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। ये 3 टाइप हो सकते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस में अंतर क्या होता है? आइसोगेमस क्या है? आइसोगेमस होता है सब चीज सेम, यानी कि बनने वाला मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स गैमीट। पहली बात तो मेल सेक्स गैमीट और फीमेल सेक्स गैमीट, बनने वाले मेल सेक्स गैमीट और फीमेल सेक्स और गैमीट क्या हो? बिल्कुल सेम हो। यानी कि स्ट्रक्चर, मैं कहूँ कि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, जैसे मान लो ये रही, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की मोटिलिटी सेम है। यानी कि अगर मोटाइल है तो दोनों है, नॉन मोटाइल है तो दोनों है, स्ट्रक्चर राउंड है तो दोनों की है, जैसी भी स्ट्रक्चर है सब चीज क्या है? दोनों में सेम। तो इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होता है आपका। एनाइसोगेमस क्या होता, कैसा होता है? एनाइसोगेमस होता है नॉट सेम। एनाइसोगेमस कैसा है आपका? नॉट सेम, यानी कि बनने वाले जो दोनों गैमीट्स हैं, यानी कि हो सकता है उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आए या उनकी मोटिलिटी में डिफरेंस आए, किसी एक चीज में डिफरेंस हो जाता है, एक चीज में, लेकिन या तो वो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस हो जाते हैं, मोटिलिटी वाइज डिफरेंस हो जाता है, कैसे भी, लेकिन एक चीज कॉमन होती है दोनों में से, तो वो होता है एनाइसोगेमस। ठीक है ना? पूरी तरह से सेम नहीं है। और ओगेमस क्या होता है? ये सबसे एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहली बात तो बच्चों कैसा है ये आपका? एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है। और एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आपका इसमें इसमें तो एग्जांपल क्या है, इसमें तो सेम ही मतलब कंफर्म्ड सिचुएशन होती है। जैसे जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट कैसा होता है? इन कंपैरिजन टू मेल गैमीट काफी बड़ा होता है और कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। आ रही बात समझ में? तो मैं कहूंगी आइसोगेमस जब दोनों चीजें कैसी हो जाती है? सेम हो जाती है, यानी कि आपका जो गैमीट है, जो आपके एल्गी का गैमीट है वो कैसा है? नॉन मोटाइल या मोटाइल है तो दोनों है, नॉन मोटाइल है तो दोनों है, और स्ट्रक्चर भी कैसी होती है? बिल्कुल सेम होती है, यानी कि आप पहचान नहीं सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है? एनाइसोगेमस में हाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक बेसिस पे, जैसे कि मैंने कह दिया मोटाइल है तो हो सकता है कि ये मेल गैमीट हो, और नॉन मोटाइल है तो ये फीमेल गैमीट है। इस बेसिस पे मैं अगर उनको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो वो हो जाता है एनाइसोगेमस। और oogamous जो होता है वो तो कंप्लीटली डिफरेंशिएट होता है। इसमें ये कंजर्व्ड या स्पेसिफाइड सीक्वेंस है, स्पेसिफाइड सिचुएशन है कि जो फीमेल गैमीट होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, जिसे हम एग कहते हैं, जबकि जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है? आपका मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। आगे बात समझ में? तो ये होते हैं आपके कुछ इसके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर और क्या मिलता है बच्चों? इसके अंदर मिलता है हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि लाइफ साइकिल जो होती है इसकी वो डिफरेंट होती है। यानी कि पहली चीज, एक होती है हमारी कई तरीके की लाइफ साइकिल है, आप लोगों को कि मैं ये बकायदा एक चैप्टर भी दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी। ठीक है? अगर मैं उस चैप्टर की एक डिफरेंट एक आपको समरी यहाँ पर बताऊं कि तो क्या चीज होती है, जैसे कि एल्गी जो होती है अलग अलग मेंबर में अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल हमें एल्गी में देखने को मिल सकती है, जैसे कि हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल
ठीक है। और डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इस तरह की कई सारी लाइफ साइकिल आप लोगों की मैं दे रखी है। कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ रेड एल्गी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो रेड एल्गी जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब उसके बारे में हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे, तो उसमें मिलती है हैप्लॉइड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि उसके अंदर आपको कई तरीके की अलग अलग जनरेशन देखने को मिल सकती है। एक थैलस आपको मिलेगा जो हैप्लॉइड होगा, एक थैलस आपको मिलेगा जो डिप्लॉइड होगा, ठीक है ना। फिर दोबारा से उसके अंदर दोबारा थैलस बन जाता है जो कैसा आ जाएगा, दोबारा से हैप्लॉइड आ जाएगा, दोबारा से डिप्लॉइड आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट डिस्टिंक्ट मिलता है, यानी कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉइड रही है, यहाँ से इसके आगे की लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, वापस फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइफ साइकिल इसकी कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल क्या होती है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले बात कर रहे थे इस टर्मिनोलॉजी की कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि जब लाइफ साइकिल जो होती है ना, इसमें कंप्लीटली जनरेशन ही आपको बदलती हुई दिख जाएगी, ठीक है ना। एक नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है कि नॉर्मल लाइफ साइकिल चल रही है, एक नॉर्मल लाइफ है भाई हुआ और बाद में उसके बाद खत्म हो गया और इसके बीच में उसने सिर्फ एक यही लाइफ साइकिल उसने कैरी करी, नहीं, इसके अंदर आपको कंप्लीटली जनरेशन, इन दोनों की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, इन दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, इन दोनों में नहीं दिखेगा आपको, इन दोनों में तो नॉर्मल कंडीशन है। जैसे मैं अगर हैप्लॉन्टिक की बात करूँ फॉर एग्जांपल आपसे, आपको एक एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ जिससे आपको ये कंप्लीट समझ में आएंगे, ठीक है, इससे आपको ये कंप्लीट समझ में आएंगे। जैसे मैं हैप्लॉन्टिक की बात करूँ, तो हैप्लॉन्टिक में क्या होता है बच्चों, दो जनरेशन है, मान लो गेमेटोफाइट है, क्या है, गेमेटोफाइट है। अच्छा एक और देखो, अगर मैं इनके थैलस की बात कर रही हूँ, अगर थैलस बच्चों गेमेटोफाइट है, थैलस अगर गेमेटोफाइट है तो कैसा होगा, वो हैप्लॉइड होगा, अगर थैलस गेमेटोफाइट है। और अगर थैलस स्पोरोफाइट है, और अगर थैलस स्पोरोफाइट है तो वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर थैलस गेमेटोफाइट है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और अगर थैलस स्पोरोफाइट है तो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। अच्छा और क्या है, मैं बात कर रही हूँ आपसे यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, मान लो गेमेटोफाइट है, यानी कि दोनों कैसे होंगे, सबसे पहली बात तो हैप्लॉइड होंगे। इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो थैलस होगा वो कैसा होगा, गेमेटोफाइट होगा, दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड होने के बाद दोनों गैमीट्स बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो बनाने वाले गैमीट्स भी कैसे होंगे, इनके बनने वाले गैमीट्स ये भी हैप्लॉइड होंगे। मान लो ये मेल है, मेल गैमीट है, और ये क्या है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो बनने वाले गैमीट्स भी कैसे होंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे। दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट कैसा होगा आपका, डिप्लॉइड। इट इज द ओनली डिप्लॉइड फेज इन दिस लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केवल ये जो डिप्लॉइड फेज होता है, केवल यही कैसा होगा आपका, आप डिप्लॉइड होगा, केवल ये जाइगोट फेज ही आपका कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। बाकी इसके बाद क्या होगा, इसमें तुरंत क्या हो जाएंगे, मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएंगे, इसमें दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और ये गैमीट्स किसको फॉर्म कर लेंगे, आपके गैमेटोफाइट को फॉर्म कर लेंगे। यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केवल एक बहुत छोटे टाइम के लिए आपकी क्या बनती है, डिप्लॉइड फेज आती है, वो भी किसकी आती है, जाइगोट की आती है। बाकी पूरा जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, पूरा जो इसका फॉर्मेशन रहता है, वो कैसा रहता है, इसका हैप्लॉइड रहता है। इसीलिए हम इस लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर यही लाइफ साइकिल हम कहते हैं कौन सी है, डिप्लॉन्टिक, तो क्या बदल जाएगा, देखिए इधर, अगर लाइफ साइकिल कैसी हो जाए, डिप्लॉन्टिक हो जाएगी, तो पहली बात बनने वाला जो आपका थैलस होगा वो कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा, कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट होगा तो कैसा होगा, ये डिप्लॉइड होगा, इस तरह से डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये किससे शुरू होगी, डिप्लॉइड फेज से शुरू होगी, यानी कि जो आपका थैलस होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट होगा। इसके अंदर होगा बच्चों माइटोसिस, माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद, सॉरी मियोसिस, मियोसिस क्या होगा, मियोसिस,
मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इसमें डिप्लॉयड हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होने के बाद जो जायगोट होगा वो दोबारा डिप्लॉयड। यानी कि अभी तक हम कह रहे थे कि आप लोगों का क्या है, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या था आपका, केवल जायगोट फॉर्मेशन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केवल जायगोट फॉर्मेशन कैसा था आपका, डिप्लॉयड था। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केवल स्पोर फॉर्मेशन कैसा है आपका, हैप्लॉइड है। केवल स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट फॉर्मेशन कैसा था आपका, जाइगोट फॉर्मेशन डिप्लॉइड था केवल, और बाकी पूरा फेज कैसा था, हैप्लॉइड था। जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केवल और केवल स्पोर फॉर्मेशन आपका क्या होता है, हैप्लॉइड रहता है। बाकी पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी रहेगी आपकी, डिप्लॉइड रहेगी। कैसे, दोनों स्पोर बने, क्या होगा, हैप्लॉइड, दोनों में आपस में फ्यूज हुए, क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट कैसा बना, डिप्लॉइड। अब जो अभी तक मियोसिस हो रहा था किसमें, जाइगोट में, अब इस जाइगोट में होगा बच्चों क्या, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। और दोबारा से स्पोर कैसे बन जाएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बन जाएंगे, और ये जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे आपका, स्पोरोफाइट बना लेंगे। आगे बात समझ में। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है। इसके अंदर जो जनरेशन है वो ऐसे ही चलती है, नॉर्मल चलती है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब इसमें लाइफ साइकिल कैसी हो जाए, मान लो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। तो लाइफ साइकिल में क्या होगा, शुरुआत किससे होगी, गेमेटोफाइट से होगी। किससे होगी, गेमेटोफाइट से शुरुआत है। यानी कि थैलस आपका कैसा है, आपका हैप्लॉइड है। फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट में अलग अलग बना देंगे, ठीक है ना, अलग अलग हमने बना दिए, फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। ये कैसा है, एन है, ये भी कैसा होगा, एन होगा, होगा। फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल बनाएगा, एन। मेल गेमेटोफाइट स्पोर हैप्लॉइड बनाएगा, कैसा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर, ये भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर, दोनों हैप्लॉइड बने। इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, कैसा, डिप्लॉइड बनेगा। अब ये डिप्लॉइड, अभी तक हैप्लॉन्टिक अगर मैं लाइफ साइकिल की बात कर रही थी, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो रहा था, इस जाइगोट में हो रहा था मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बन रहे थे आपके, स्पोर्स बन रहे थे, और वो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहे थे आपके, गेमेटोफाइट बना रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो जाइगोट है, जो डिप्लॉइड है, ये क्या करेगा बच्चों, ये करेगा जर्मिनेट। क्या करेगा, ये जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर ये क्या बना लेगा आपका, स्पोरोफाइट। क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, डिप्लॉइड। अब इस स्पोरोफाइट में वापस क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद ये स्पोर कैसा बनाएगा आपका, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा ये आपका, हैप्लॉइड स्पोर, जिसमें से आपके दो स्पोर्स या कुछ स्पोर्स बना लेंगे मेल गैमेटोफाइट, और कुछ स्पोर्स बना लेंगे आपके फीमेल गैमेटोफाइट। आ रही बात समझ में आपको। तो कहने का और यहाँ समझने का मतलब क्या है बच्चों, वो आप यहाँ पे देखिएगा। यानी कि कुछ एक एल्गी ऐसी होती है, कुछ एल्गी ऐसी होती है, उनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट होती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी लाइफ साइकिल इसकी कैसी है, या इतनी लाइफ साइकिल कैसी है इसकी, हैप्लॉइड है, और इतनी लाइफ साइकिल इसकी कैसी है, डिप्लॉइड, कह सकती हूँ। यानी कि आप कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट कैसा है इसका, ये गेमेटोफाइट इसका हैप्लॉइड है, और आप कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट कैसा है, इसका हैप्लॉइड है। यानी कि कंप्लीटली आपको देखने को मिलता है क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन का क्या, ऑल्टरनेशन। तो इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल। ये आपके बकायदा एक चैप्टर आपका दे रखा है, जिसके अंदर हमें कई सारी, कुछ 4 या 5 लाइफ साइकिल्स के बारे में हमें बात करनी है, जिनके बारे में सिर्फ 3 लाइफ साइकिल के बारे में आई गेस मैंने यही आपको बता दिया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके बाद आपकी शायद एक लाइफ साइकिल और बचती है, एक या 2 लाइफ साइकिल और बचती है, जो हम वही चैप्टर जब पढ़ेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे तब हम बात करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई कुछ इसकी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। ये जो बात चल रही थी बच्चों अभी तक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की चल रही, ठीक है।
अब मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, ज्यादा हम इसकी हिस्ट्री में तो जाएंगे नहीं क्योंकि हिस्ट्री आई एम श्योर ना तो आपकी अच्छी होगी और ना मेरी अच्छी है क्या भाई? है तो बताइए पानीपत की लड़ाइयाँ कब हुई, बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो हिस्ट्री आपकी अच्छी है बहुत ज्यादा और ना मेरी अच्छी है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ एल्गी की थोड़ी सी हिस्ट्री की, अगर हम बात करेंगे यानी कि एल्गी की अगर हम बात करें ऑल द वर्ल्ड वाइड इसके फादर कौन थे, ठीक है। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में इसके फादर कौन थे, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ ऑल द वर्ल्ड वाइड इसके फादर कौन थे, और अगर मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया में इसके फादर कौन थे, तो ये कौन है इसके, ये तो थे हमारे फ्रिश। कौन थे? फ्रिश। और इंडियन फादर कौन है इनके? एमओपी अयंगर। कौन है? एमओपी अयंगर। और हमें किन से मतलब है? हमें तो इंडिया से ही मतलब है। तो कौन है? आप ये ज्यादा याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है, एमओपी अयंगर। फ्रिश को भी है, फ्रिश ने कई सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, जिसमें से इन्होंने एक क्लासिफिकेशन अपना एक बुक में दिया है, वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एक बुक इन्होंने लिखी है, ये इनकी बुक का नाम बच्चों, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इसके अंदर इन्होंने किसके क्या बताया है? 11 क्लास, एल्गी की 11 क्लासेस के बारे में इन्होंने बताया। क्लोरोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, बेसिलरियोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, ठीक है, साइनोफाइसी है। तो कई सारी ऐसी क्लासेस के बारे में इन्होंने इसमें बताया है, 11 क्लासेस, ठीक है। 11 क्लासेस के बारे में इन्होंने इसमें बताया था। और अगर मैं बात करूं कि हमें क्या पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, आपको भी पढ़नी है क्लासिफिकेशन, लेकिन हम ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते। जबकि कृष्ण तो क्या है, कृष्ण के फादर रहे, लेकिन फिर भी हम इनका नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं बच्चों स्मिथ का। बेसिकली क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग होता है। स्मिथ का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंगली स्मिथ ने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने 7 ग्रुप्स में इनको बांटा है, 7 डिविजन हम कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने इसको एल्गी को बांटा है और उसके बारे में बताया, ठीक है। तो स्मिथ के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद और क्या चीजें हैं वो सारी फिर अब आपको डिटेल में एक एक करके हम इसमें बाद में, जब हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे, जो जब भी लेंगे उसके बारे में हम इसकी बात। ओके बच्चों, चलिए, आई एम श्योर, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। फर्स्ट क्लास आपके क्या क्या है आपके बुक में वो आपको समझ में आया होगा, आपके सिलेबस में, और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है तीनों बुक्स में वो आपको समझ आया होगा। एल्गी जो हमने शुरू करी है, तो आई एम श्योर एल्गी आपको थोड़ी बहुत जो हमने शुरू करी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको वो समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, बाकी का अभी आज के लिए आपका इतना ही है। थैंक यू एंड आई होप आपको क्लास समझ आए और आप घर में पढ़िए, बुक्स वगैरह ले लीजिए, बुक्स खरीद लीजिए और फिर घर में स्टडी